15 सालों से ज़्यादा वक्त तक चर्चा, 30 से ज़्यादा समितियां, 18,000 घंटे से ज़्यादा मेहनत। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, और जीएसटी लागू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। हमारे साथ हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, जो कि इंस्ट्रूमेंटल हैं इस पूरे टैक्स रिफॉर्म को अमली जामा पहनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या ये बहुत चैलेंजिंग रहा मल्टी पार्टी सिस्टम में, फेडरल सिस्टम में सभी को एक राय पर ले आना इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म्स के लिए? मुझे लगता है कि इसमें 2-3 विषय महत्व के थे। पहला ये कि हर राज्य को भी लगता था कि मौजूदा व्यवस्था में टैक्स न देना इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है, और इसलिए एक नई व्यवस्था अगर आती है जो ज्यादा एफिशिएंट है तो उसमें उपभोक्ता का भी लाभ होगा और सरकार का भी लाभ होगा। उसमें व्यवसाय के लिए भी सहूलियत आएगी। वो सब पक्ष में थे। तो मुझे लगता है जो पहला ब्रेकिंग पॉइंट हम लोगों को मिला कि राज्यों को जब ये आश्वस्त कर दिया गया कि पहले 5 वर्ष तुम्हें कोई घाटा नहीं होगा, और कोई घाटा होगा तो उसकी भरपूरी सरकार करेगी, और केवल उनका मौजूदा रेवेन्यू गारंटीड नहीं है, उस रेवेन्यू पे प्रति वर्ष 14% की ग्रोथ भी गारंटीड है। तो यानी लगभग 5 वर्ष बाद राज्यों को ये लगा कि मेरा रेवेन्यू दुगना, इसकी गारंटी दी जा रही है, और उसके बाद फिर जो जीएसटी से आएगा उसका एक स्वाभाविक लाभ होगा। तो मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये था, जो कि 2011 के संविधान संशोधन में प्रावधान नहीं था, जो बातचीत में 2014-15 में हम लोगों ने किया जी। दूसरा, मुझे लगता है कि जब जीएसटी काउंसिल बनी संविधान संशोधन के बाद, और स्वाभाविक है कि एनडीए की अधिकतर राज्यों में सरकारें हैं, तो एक भ्रम हो सकता है विपक्ष की राज्यों में, जो विपक्ष की सरकारें थी, कि क्या मत विभाजन के माध्यम से ये सब निर्णय कर लेंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से हमने ये निर्णय किया था, और हर एक राज्य ने लगभग इसमें सहयोग दिया कि देखिए ये फेडरल संघीय ढांचे का मामला है, बहुत नाजुक रिश्ता होता है, और एक नई परंपरा हम लोगों को भविष्य के लिए स्थापित करनी है। इसलिए वोट के माध्यम से निर्णय हो जाए वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। हम उसको अवॉइड करें, हम चर्चा करते रहें। और पहली या दूसरी 18 मीटिंग्स हो चुकी हैं जीएसटी काउंसिल की, कुछ कई दिनों तक चलती हैं, सुबह से शाम तक चलती हैं। सैकड़ों निर्णय उसमें लिए गए। बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, कहीं एक मत ना बन पाए तो फिर उसको डेफर करते हैं, फिर दोबारा चर्चा करने के बाद उसमें एक मत बनाते हैं। और पार्टी लाइंस पे जीएसटी काउंसिल में किसी ने रवैया नहीं रखा। जो भी राजनीति हुई वो काउंसिल के बाहर हुई, काउंसिल के भीतर नहीं हुई। और काउंसिल के भीतर एक विश्वास का माहौल है, और उस विश्वास के माहौल में जो तर्क के आधार पर सब निर्णय लिए गए कि किस बात में ज़्यादा वजूद और तर्क है। और मुझे लगता है कि इस वजह से हम एक संघीय संस्था, फेडरल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर पाए। और मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में एक ये परंपरा सी बन जाए कि जहां तक संभव हो कंसेंसस के माध्यम से निर्णय लिए जाएं। ऑब्वियसली उसमें जो आपकी लीडरशिप है, जिसमें बाकी दलों ने भी काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई इस निर्णय पर पहुंचने के लिए, और उनको भी श्रेय आप दे रहे हैं लगातार। लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सभी को प्रभावित करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अब अगर गांव में कोई बैठा व्यक्ति है, वो जीएसटी से फायदे को अगर समझना चाहे, गाँव में जो किसान है या फिर जो आम जनता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आप इसकी एक स्वाभाविक लाभ है। आज इस देश में क्या लोग ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं? मैंने पिछली बार बजट के टाइम पर आपको डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया कि 5 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी दिखलाने वाले लोग इस देश में केवल 78 लाख हैं, और 5 लाख से कम जो इनकम दिखाते हैं वो यहाँ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 2.5 लाख से नीचे आ जाते हैं, या कुछ काफी एग्जेम्पशंस लेकर 2-4 हज़ार रुपया टैक्स दे दिया और उससे काम चलाते हैं। जो अच्छी मात्रा में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ती है वो 5 लाख से ज्यादा जो इनकम दिखाता है। तो 130 करोड़ के देश में केवल 78 लाख। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं,
जो जीएसटी में हम लोगों ने सब्स्यूम किए हैं, बड़े तो इसमें 3 हैं। एक्साइज है, वैट है, सर्विस टैक्स है, फिर कई परचेज टैक्सेस हैं, ऑक्टोरॉयज हैं, एंट्री टैक्सेस हैं, लग्जरी टैक्सेस हैं। तो लगभग 17 टैक्स ऐसे हैं, 17 टैक्सेस, जो मिलाकर एक किए गए। और इन 17 टैक्सेस के अलावा 23 सेसेस हैं, 23 सेस हैं। तो ये 40 हैं जिनको मिलाकर एक किया गया। अब पूरे देश में व्यवसायिक लोग देते हैं इसको, या उद्योग के लोग देते हैं, या ट्रेडर्स देते हैं। अब इसकी संख्या कितनी है? 130 करोड़ के देश में 80 लाख। 80 लाख। और इसलिए यानी 1% से भी नीचे है। और इस देश में टैक्स बेस बढ़े, टैक्स इवेजन कम हो, लोग टैक्स के दायरे में आए, और अगर सरकार और शासन के पास साधन बढ़ते हैं तो उसका प्रयोग किसके लिए होता है? जनता के लिए। उसका प्रयोग गांव के अंदर सड़क बनानी है, गांव के अंदर शौचालय बनाने हैं, गांव में स्कूल बनाने हैं, गांव में बिजली भेजनी है, गांव को पक्के घर देने हैं। गरीब का पहला उसमें अधिकार बन जाता है। तो जो एम्पावर्ड स्टेट होती है वो देश के गरीब की सेवा कर सकती है। और अगर राज्य जो है वो उधार लेकर वेतन दे रहा है अपने कर्मचारियों को, तो फिर गरीब की सेवा किस मात्रा तक कर पाएगा, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो टैक्स अवॉइडेंस जो करते हैं वो देश को भी हानि पहुंचाते हैं, ये उनको समझ लेना चाहिए। और इसलिए जीएसटी व्यवस्था के माध्यम से इसको सरल किया गया। अब आप व्यवसायिक की दृष्टि से देखिए इसके क्या लाभ हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है या ट्रेडिंग करता है, दोनों कैटेगरीज ले लीजिए। पूरे देश में फाइनेंशियल इंटीग्रेशन नहीं था। ये जीएसटी देश को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर देता है। हर राज्य में टैक्स की अलग दर थी, हर राज्य का अपना अलग कानून था। मैंने जैसे बताया 17 कानून हैं और 23 सेसेस हैं, 17 टैक्सेस हैं और 23 सेसेस हैं। आप अगर सामान एक राज्य में बनाकर दूसरे राज्य में ले जाना चाहते हो तो हर नाके पे आपको रोका जाएगा, हर शहर के बाद ऑक्ट्रॉय के लिए आपको रोका जाएगा। जो टैक्स आपने एक बार दे दिया, अब आपने ये कोट पहना हुआ है, इसमें पहले आपको फाइबर, यान, फैब्रिक, फिर क्लॉथ, उसके बाद आपके इसमें बटन, सिलाई, और फिर बेचना, हर स्टेज के ऊपर टैक्स दिया जाएगा। जो टैक्स दिया जाएगा उसमें पुराने टैक्स जो दे दिया पहली स्टेज पे, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। इस व्यवस्था में अवॉइडेंस की बहुत बड़ी गुंजाइश होगी। फिर आप राज्य सरकार के पास जाएंगे, वो कहेगी मेरा वैट। आप केंद्र के पास जाएंगे, वो कहेगा मेरा एक्साइज। और अगर जो सिलाई में आपने सर्विसेज दी तो वो कहेगा मेरी सर्विसेज टैक्स। आप मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करोगे, आप मल्टीपल बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाओगे, अपने कंसल्टेंट्स के पास जाओगे, पेपर रिटर्न्स फाइल करोगे। उस रिटर्न में आपकी पेशी होगी, सुनवाई होगी। उस सुनवाई के संबंध में एक लोगों का कहना है, और सच्चाई भी है इसमें, कि भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी गुंजाइश है, हैरेसमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश है, कंप्लायंस बर्डन्स बहुत ज्यादा हैं। अब इस व्यवस्था के विकल्प में केवल एक टैक्स है। उस टैक्स को आपने कैसे भरना है कि उस टैक्स में आप अपना जीएसटीएन का एक नंबर ले लीजिए, और बड़ा सरल है, आपको सॉफ्टवेयर पे नंबर मिल जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो पहले लोग परेशान होते हैं। मोबाइल फोन भी आया था तो उसको चलाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे मैं नहीं चला पाता हूं। लेकिन आप अपना नंबर ले लीजिए, खुद नहीं कर सकते, किसी कंसल्टेंट को हायर कर दीजिए। आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट के पास हम जाते हैं। नंबर लेने के बाद अगर आप उपभोक्ता को सामान बेचते हैं, कंज्यूमर्स को, तो केवल आपको एक रिटर्न फाइल करनी है कि हर 10 तारीख से पहले पिछले महीने का एक आंकड़ा देना है, केवल सेल्स का। जैसे एसएमएस भेजते हैं वैसे आपको अपना एक आंकड़ा देना है कि मेरी कुल मिलाकर सेल इतनी रही और इतना टैक्स है। क्योंकि पहले 2 महीने में लोगों को अभ्यास हो जाए तो वो जो 10 तारीख की तारीख है, हमने 15 सितंबर 20 सितंबर तक उसको बढ़ा दिया है। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस बेचते हो तो आपको लिस्ट दे दीजिए कि मैंने किस व्यवसायिक को सामान बेचा है और उसका जीएसटी नंबर क्या है, कि मैंने जीएसटी नंबर एक्स को इतना सामान भेजा, जीएसटी एन नंबर वाई को इतना भेजा। उसके बाद
सॉफ्टवेयर में ही वो मैच हो जाएगा कि आपने जो बेचा और जो आपके सप्लायर ने आपको भेजा वो मैच हो जाएगा। उसमें पूरी चेन बनती जाएगी। आप और कई बार अगर 7 स्टेप्स हैं एक चेन में तो वो मैचिंग होती जाएगी। अब वो मैचिंग की रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी, जैसे एक ड्रम फैलाया जा रहा है हाँ। कि वो अपने आप कंप्यूटर में सेल्फ जनरेटेड होगी। आपने कहा आपको केवल एक बार करना है। जितने छोटे उद्योग हैं या व्यवसायिक हैं 1.5 करोड़ से नीचे वाले, उनमें अधिकतर का असेसमेंट 90% का राज्यों में ही होगा। अच्छा, जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। जो बड़े वाले हैं वो आधा राज्यों को करेंगे, आधा केंद्र। वो हमने राज्यों के साथ बंटवारे का व्यवस्था की हुई है। उसमें आपकी जो सॉफ्टवेयर के ऊपर रिटर्न जाएगी, संभवतः सॉफ्टवेयर पे ही आपका असेसमेंट हो जाएगा, आपको अपना असेसमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। तो सिंगल इंटरफेस होगा। जो आज मल्टीपल इंटरफेस है, उस सिंगल इंटरफेस में अगर कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है आपकी रिटर्न में, तो असेसमेंट की भी कोई झंझट नहीं, कोई असेसमेंट और ऑडिट का कोई झंझट नहीं। वहां से रिटर्न असेस होकर आपको वापस मिल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा जीवन भर मेरा असेसिंग ऑफिसर कौन है। उसमें भ्रष्टाचार भी कम होता है। तीसरा इसमें यह लाभ है कि हर स्टेज पे जो आपने टैक्स दे दिया, उस टैक्स का आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो जब हम कहते हैं कि 18% टैक्स है, तो 18 एब्सोल्यूट है। लेकिन मान लीजिए 18 में आपने उस 18 होटल पे मान लीजिए किसी पे 18 है, तो इसलिए वहां की जितनी भी सर्विसेज या गुड्स में इनपुट स्टेज पे जो टैक्स दिया है, वो वापस मिल जो जाएगा। सॉस या केचप में भी आपने दिया है, जो कटलरी क्रॉकरी खरीदते वक्त भी आपने दिया है, उसकी आपको वापसी मिल जाएगी। तो ये हो सकता है 18 घट के 14 या 12 या 11 रह जाए। सर, आपने एक ट्वीट किया कल, अमिताभ बच्चन जी ने जीएसटी को प्रमोट करने के लिए एक लास्ट में जो टैगलाइन है वो यूज़ की है कि नो कन्फ्यूजन सिंपल सोल्यूशन। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने 0, 3, 5, 12, 18, 28, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखिए, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये ना करते तो आम उपभोक्ता के, कंज्यूमर के खिलाफ षड्यंत्र बन जाता। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। जो कॉलम लिखते हैं वो बहुत सरल है, उनको देश नहीं चलाना। अरे एक रेट कर दो, तो मैंने पहले दिन उसका जवाब दिया जिसका आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। जो खाद्यान्न की चीजें हैं, क्या उन पे 15% लगाएं? मान लीजिए हम 15% का एक रेट कर देते हैं कि सब 15% देंगे, तो अधिकतर जो खाने की चीज है हमने उस पर 0 रखा है। वो तो गरीब आदमी भी खाता है, उसके ऊपर क्या 15% लगाएं? फिर क्या वस्तु किस प्रकार की है, उसमें आपको ये गुंजाइश देखनी पड़ेगी कि कौन उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करता है। तो मैंने संसद में कहा था, जब एक बड़े राजनीतिक दल ने कहा कि भाई 18 से कम एक रेट लगा दो, तो क्या मैं हवाई चप्पल पे और मर्सिडीज गाड़ी पे एक जैसा टैक्स लगाऊं? हवाई चप्पल तो गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है और मर्सिडीज कार अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। तो ऑब्वियस, स्वाभाविक है कि उसकी टैक्स की दर अलग अलग होगी। हमने 2 सिद्धांत रखे हैं। पहला सिद्धांत यह है कि इक्विवेलेंस का। आज आप कितना दे रहे थे, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सारे टैक्स आपके जोड़ लिए जाएं तो आज क्या स्थिति थी, उसके नियरेस्ट स्लैब में आपको डाल देते हैं ताकि इससे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई ना बढ़े। दूसरा कि एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहे कि टोटल बास्केट टैक्सेस की जो है वो कम से कम उतना टैक्स तो लाके दे जितना आज मिल रहा था, नहीं तो घाटा हो जाएगा सरकार को, देश भी चलना है। वास्तविकता ये है कि जो वेटेड एवरेज टैक्सेस की है जो हमने लगाए हैं सारे जीएसटी काउंसिल ने, वो मौजूदा टैक्सेस से कम है। इसलिए जिसने आलोचना करनी है वो तर्क ढूंढता है। कोई किसी वस्तु पे 6% टैक्स था तो उसको मैं सीधा 15 कर दूं तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, तो 6 वाले को 5 में डाल दिया। किसी में 14 था तो उसको 12 में डाल दिया, किसी में 17 था तो उसको 18 में डाल दिया, ताकि महंगाई बढ़ने की इसमें गुंजाइश ना हो। लेकिन कई ऐसी वस्तुएं हैं जो एक स्टैंडर्ड रेट एक्साइज और वैट के देश में थे, वो 12.5 और 14.5% थे, जो मिलाकर 27 बनते हैं। उस पर 2% सीएसटी लगता था और फिर टैक्स पे टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। तो अक्सर बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं ऐसी थी जिन पे आज 31.6% टैक्स बर्डन पड़ता है। उन सब को 28 में डाल दिया
यानी 3.6 कम कर दिया। लेकिन उनमें कई ऐसी वस्तुएं हमें देखी जो सच में 28 या 31 में आने लायक नहीं थी, जो समाज की आर्थिक स्थिति बदली है। साबुन है, टूथपेस्ट है, अब ये आम आदमी भी इस्तेमाल कर लेता है। ऐसी बीसियों वस्तुएं हैं जिनको हमने 31.6 से सीधा 28 की स्थान पर उनको 18 में ले आए, ताकि ये चेंज भी हम लोगों को अब करना पड़ेगा कि इनका थोड़ा सा कम किया जाए। सर, आगे जाते हुए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो लैंड जिनको आपने अभी दायरे से बाहर रखा है, आगे जाते हुए काउंसिल की क्या दिशा रहेगी पॉलिसी? कैसे ये फंक्शन करता है, काउंसिल का कंफर्ट लेवल राज्यों का क्या बनता है? हम तो चाहेंगे कि रियल एस्टेट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें आए, लेकिन उसके लिए इसकी सफलता बहुत आवश्यक है। मैं एक विषय सिर्फ इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मैंने अब पढ़ा कि छोटे व्यापारी और उद्योग के संबंध में मुश्किल होने वाली है, ऐसा कहा गया। क्यों मुश्किल होगी? जो 20 लाख से कम जिसकी टर्नओवर है, यानी जो बहुत छोटा है, जो आम छोटा दुकानदार गली मोहल्ले का है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो जो 20 लाख से कम है उसको ना तो रजिस्ट्रेशन करवाना है टर्नओवर, ना उसको टैक्स देना है। जो 20 लाख से लेकर 75 लाख तक है, जिसकी 75 लाख तक टर्नओवर है, उसके लिए हमने एक कॉम्पोजिशन स्कीम कर दी है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1% दे दीजिए, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप 2% दे दीजिए। और जो 75 लाख से ऊपर की टर्नओवर है, फिर वो इतना छोटा नहीं है, वो आज भी किसी कंसल्टेंट या किसी एडवाइजर के पास जाता है तो वो मंथली अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। और रिटर्न भी अगर वो केवल कंज्यूमर उपभोक्ता से डील करता है तो एक लाइन की उसको रिटर्न फाइल करनी है। सर, पूरी दुनिया इस पूरे टैक्स रिफॉर्म को देख रही है। जब भी आप जाते हैं बाहर तो जीएसटी को लेकर के क्या पूरी दुनिया में 3 फीचर्स हैं इस वक्त। पहला ये कि दुनिया का जो ग्रोथ लेवल है, विकास है, वो धीमा है। दूसरा ये कि बड़े बड़े देश खुद को बचाने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं। और तीसरा कि एक वेव चली है कि दुनिया में अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, इसकी क्षमता कम हुई है। ये हमें यूरोप में, अमेरिका में, कई देशों में देखने को मिला। आज पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये करने की क्षमता किसी अर्थव्यवस्था ने दिखलाई है तो भारत ने दिखलाई है। और मंदी के युग में भी 7, 7.5, 8% तक ग्रोथ करे भारत, इसलिए इसकी वजह से हुआ है। मैं अगर उदाहरण दूं, आज के युग में एफडीआई रिफॉर्म्स हम लोगों ने किए, उसका असर यह हुआ कि पिछले 2 वर्षों से सबसे ज्यादा एफडीआई की दुनिया के किसी देश में आई तो भारत में आई। और जब पूंजी आती है, निवेश होता है, उससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, रोजगार भी बढ़ता है। भारत में निर्णय लेना, उसमें गति डालना और कठिन निर्णय भी लेना, सरकार ने यह क्षमता दिखलाई। तीसरा अंतर यह देखा कि राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है और सरलता से किया जा सकता है। सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने इसका उदाहरण दे दिया। उसके बाद कई ऐसे रिफॉर्म्स हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, कोई कल्पना कर सकता था, हर कोई नारेबाजी करता रहा, अरे बैंकों का पैसा लेकर बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, उस पर कोई कार्रवाई पैसा वापस नहीं दे रहा। हमने ऑर्डिनेंस इशू करके इंसॉल्वेंसी, यानी कि जिसको सरल भाषा में कहते हैं कि दिवालिये की प्रोसीडिंग्स, और किसी भी समाज में इससे ज्यादा अपमानजनक बात नहीं मानी जाती, बड़े से बड़े उद्योगपतियों को दिवालिये की प्रोसीडिंग्स के लिए, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसके सामने डाल देना। डीमोनेटाइजेशन, यानी कि किसी तरह से पूरा हमारा टैक्स विभाग लगा हुआ है डीमोनेटाइजेशन के अलावा भी, कि कैश बेस्ड इकोनॉमी और ये शैडो इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी जो है काले धन की, इसको समाप्त किया जाए जी। विदेशों में चाहे किसी ने रखा हो, चाहे देश में रखा हो, एक भावना समाज में बैठी है कि अब आप सुरक्षित नहीं है अगर ये काम करोगे। कुछ लोग उसको डर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कानून अब अपना काम करने लग पड़ा है। और जीएसटी जैसा बड़ा रिफॉर्म, उसको भी सरलता से करके दिखलाने देना ना, तो आज पूरे विश्व की स्थिति में ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की क्षमता सरकार ने दिखाई है,
और सरलता से करने की दिखाई है। अब जैसे कल हमने, अब 2-2 3-3 साल पे कमीशन लागू नहीं होता था जी। रिपोर्ट आई 6 महीने के अंदर हम लोगों ने लागू कर दिया, अलाउंसेस हम लोगों ने अनाउंस कर दिए। ये सरलता से निर्णय हुए। एयर इंडिया के संबंध में दशकों से विवाद चल रहा है कि कैसे चलेगा ये व्यवस्था। सरकार के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। सर, अगर अर्थशास्त्रियों की तरफ से एक सवाल आपसे कर पाऊं, अगर आप नंबर्स में थोड़ा डिफाइन कर पाएं, 1 साल 2 साल बाद जीएसटी लागू होने के, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर्स, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट। मैं नंबर्स में नहीं जाऊंगा। किसी अर्थशास्त्री ने मुझे ये नहीं बतलाया था कि तेल की कीमत $40 आ जाएगी। मुझे किसी अर्थशास्त्री ने ये नहीं कहा था कि डीमोनेटाइजेशन के वर्ष में भारत 7% से ज्यादा ग्रो करेगा। लोग तो 3% और नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात करने लग पड़े थे। तो इसलिए मैं उनकी प्रेडिक्शंस पे नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना मानता हूं कि एक ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम आएगा। उस सिस्टम में जो लोग उसको धीरे धीरे उससे अभ्यास में आगे बढ़ेंगे, सरलता होगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा, एफिशिएंसी आएगी, लॉन्ग रन में रेट्स का कन्वर्जेंस भी होगा, और लॉन्ग रन में यह भी संभावना है कि टैक्स बेस बढ़ने से दर और रीजनेबल हो जाए। आपका टैक्सेशन बढ़ेगा, डिस्क्लोजर्स बढ़ेंगे, सरकारों के पास साधन ज्यादा आएंगे, जिससे कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से चला पाएगी। उसको मीडियम और लॉन्ग रन में लाभ होगा। और केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा आने से इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ता। वो जो पुरानी व्यवस्था है कि पक्के में इतना और कच्चे में इतना, जब कच्चा समाप्त होता है और पक्के में आता है तो उस पक्के की वजह से आपको फिर इनकम टैक्स में भी डिस्क्लोजर करना पड़ता है। तो इसका डायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी एक असर पड़ता है। जो कारोबारी थोड़े से डरे हुए हैं या जो थोड़ा सा इसका विरोध कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत तरह से खबरें आ रही हैं कि कुछ विरोध होगा, प्रदर्शन होगा। ऐसा है कि किसी भी परिवर्तन में कोई ना कोई वर्ग होता है जो विरोध करता है। मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं। जीएसटी काउंसिल इलेक्टेड लोगों की संस्था है, एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। किसी को अगर लगता है कि हमारे साथ जो आंकड़ों में कैलकुलेशन हुआ उचित नहीं हुआ, वो रिप्रेजेंट करे, काउंसिल उसको कंसिडर करेगी। एक व्यवस्था है, एक हमारी फिटमेंट कमेटी उसको देखती है, और मेरिट पे कोई केस होगा तो काउंसिल ने कम से कम 60-65 केसेस रिव्यू भी किए हैं, ये याद रहे। तो इट्स अ फेयर बॉडी। लेकिन काउंसिल दबाव डालूंगा तो वो निर्णय करेगी, ऐसा नहीं होगा। मेरिट पे आपका केस होगा तो निश्चित रूप से होगा। और तीसरा कि केवल ये तर्क की पुरानी व्यवस्था में मैं देता नहीं था, मुझे इवेड टैक्सेस करने की गुंजाइश थी और अब नहीं रहेगी, इस शिकायत को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फाइनली सर, अगर हम ये समझना चाहें आपसे कि अब तो जीएसटी एक तरह से अब लागू होने ही जा रहा है, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप रिलैक्स्ड हैं या फिर जो चुनौतियां आने वाली हैं उसको लेकर प्लानिंग चल रही है? चुनौतियां आएंगी। किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड परिवर्तन में, अब पूरा टैक्सेशन अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है तो परफेक्ट से परफेक्ट टेक्नोलॉजी भी है तो थोड़े हिकअप्स आ सकते हैं, लेकिन उन हिकअप्स को उसी वक्त सुधार देना घंटों के भीतर, ये उस टेक्नोलॉजी की खासियत रहती है। और इसलिए अभी तो हम इसको कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि अभी तो कभी रिफॉर्म्स का कोई अंत नहीं होता। देश को आगे बढ़ना है, इसलिए हमें सुधार करते रहने हैं। और जीएसटी नेटवर्क और जो राज्यों के जो टैक्स व्यवस्था है, टैक्स तंत्र है, वो क्या पूरी तरह से तैयार है इसको रोल आउट करने के लिए? देखिए, बिल्कुल तैयार है। आज धड़ाधड़ लोगों की रजिस्ट्रेशन चल रही है। 65 से 70 लाख लोग रजिस्टर करा चुके हैं, पहले 80 लाख थे, और कुछ कम होंगे आरंभ में। कारण इसलिए है कि पहले लोगों की अलग अलग कानूनों में रजिस्टर, एक ही व्यक्ति की 4 लॉज में रजिस्ट्रेशन थी, अब उसकी 1 होगी सिर्फ। फाइनली अगर आप कुछ कहना चाहें जो मैं आपसे सवाल नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि ये सुधार है, देश के हित में है, व्यवसाय के हित में है, उद्योग के हित में है, और इसका सबको अंत में लाभ होगा। लोग धैर्य रखें, इससे डरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवसायिक भी हैं उनके ऊपर हैरेसमेंट जो होता है आज की टैक्स व्यवस्था में, वो भी स्वाभाविक अपने आप से कम होगा। वित्त मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस बड़े टैक्स रिफॉर्म